Hi, today I'm going to demonstrate how you can post vendor invoice in financial accounting directly. बेसिकली दो तरीके होते हैं इनवॉइस पोस्ट करने के एसएपी के अंदर। एक इंटीग्रेटेड इनवॉइस होती है जो कि एक और मॉड्यूल है मटेरियल मैनेजमेंट, उसके थ्रू आती है, और एक तरीका होता है आप डायरेक्टली उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल में पोस्ट कर लें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डायरेक्टली पोस्ट करने की रीज़न यही होती है कि जैसे कोई ऑडिटर फीस है या कोई बैंक चार्जेस हैं या इस तरह की कोई ऐसी इनवॉइस है कि जिसका आपने उसको उसका पीआर नहीं बनेगा, उसका पीओ नहीं बनेगा, उसके बाद डायरेक्टली वो डील होनी है, तो उस केस के अंदर हम ये ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं। सेकेंडली, ये वीडियो बनाने का बेसिक का मतलब मकसद ये है कि वो लोग जिन्होंने कभी भी एसएपी को यूज़ नहीं किया है और वो एसएपी के बारे में जानना चाहते हैं, सो ये मेरी अपनी एक एफर्ट है उन लोगों के लिए कि वो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि एसएपी में इनवॉइस कैसे पोस्ट होती है। बहुत ही बेसिक सी मैं आपको चीज़ें करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप कैसे इनवॉइस पोस्ट करते हैं। इसमें कोई भी डिटेल चीज़ नहीं है। सो अपनी पूरी एफर्ट करूँगा कि आपको जितना मैक्सिमम अच्छा कन्वे कर सकूँ उसको मैं करूँ। सो बेसिकली ये ट्रांजैक्शन बार है जहाँ पे हम वो ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करनी होती है। अब जैसे इनवॉइस पोस्टिंग की जो ट्रांजैक्शन है वो FB60 है। ओके, एक और चीज भी होती है कि अगर आप डायरेक्टली इनवॉइस पोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो पहले इनवॉइस पार्क हो जाएगी सिस्टम में, और पार्क के बाद वो पोस्ट होगी। पार्क एक कोई सबॉर्डिनेट करेगा, उसे पोस्ट उसका मैनेजर करेगा। उसका रीजन यही होती है कि कंट्रोल आ जाता है सिस्टम के अंदर कि जब वो पार्क करके सिस्टम में पड़ी है उसका कोई भी आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ना उसकी पेमेंट हो सकती है, ना आपके वो जीएल में हिट हो सकता है। एक दफा इनवॉइस पोस्ट होगी तभी सिस्टम में सारी चीजें परफॉर्म होगी। सो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये डायरेक्ट इनवॉइस पोस्टिंग की है, इसमें पार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले वेंडर चूज करना है। वेंडर में चूज कर लेता हूँ। ये मैंने एक्सपोर्ट करके सर्च पे क्लिक किया है। यहाँ पे मेरा कंपनी कोड है, कंपनी कोड के वेंडर है, मैं ये ऑडिटर का वेंडर। उसके बाद इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट बेसिकली वही इनवॉइस होगी, डेट होगी जो कि जो वेंडर ने इनवॉइस दी होगी उसने उसके ऊपर जो डेट लिखी होगी। तो सपोज करता हूँ वो डेट है 30/04/2020। रेफरेंस बेसिकली इनवॉइस रेफरेंस होगा। तो सपोज कर लेते हैं वो है AUDIT ओके। बेसिकली ये आपको जो नजर आ रहा है ये डॉक्यूमेंट टाइप है। एसएपी के अंदर बेसिकली जैसी इनवॉइस पोस्ट होगी उसको एक डॉक्यूमेंट टाइप लगी होती है कि उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है। जैसे कि यार वेंडर इनवॉइस है, मैं कोई भी अगर रिपोर्ट खोलूंगा उसमें केआर के जितने डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे मुझे पता लग जाएगा ये इनवॉइस पोस्ट है। अमाउंट में यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली 5000। अभी इसके लिए मैं कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक डायरेक्ट वेंडर और आपका जीएल होगा। जीएल बेसिकली वो होगा जहाँ पे आपका एक्सपेंस बुक होगा। सो 5000 आपकी वेंडर में क्रेडिट हो जाएगा और जीएल में यहाँ से चूज कर लिया और यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दी 5000। अगर मुझे मल्टीपल लाइन आइटम्स बनानी है तो मैं यहाँ पे जैसे 2000 डाल दूंगा, फिर नेक्स्ट जीएल में इस तरह कर करके मैं मल्टीपल लाइन आइटम्स बना सकता हूँ। उसके बाद सिंपली ये असाइनमेंट की फील्ड है। ये डिपेंड होता है कि हमने खुद यहाँ पे कुछ मैनुअली एंटर करना है या सिस्टम इसे ऑटो पॉपुलेट कर दे। ऑटो पॉपुलेट में मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। मोस्ट केसेस में असाइनमेंट फील्ड के अंदर आपकी पोस्टिंग डेट होती है कि जो पोस्टिंग डेट है वही असाइनमेंट फील्ड में आती है। वैल्यू डेट इन केस ऑफ बैंक की जो जीएल्स होते हैं उनमें यूज होती है क्योंकि बैंक में वैल्यू डेट का बहुत कॉन्सेप्ट होता है। टेक्स्ट आपका लाइन आइटम का टेक्स्ट है, जो भी आप टेक्स्ट चाहते हैं वो आना है तो आ जाए। यहाँ पे सपोज में टेक्स्ट, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉस्ट सेंटर कि जीएल जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जीएल होगा जहाँ पे हमारा एक्सपेंस सेट होगा उसमें कॉस्ट सेंटर होना लाजमी है। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर के लिए इसको स्पेस बार दबाता हूँ, तो मैं लास्ट कॉस्ट सेंटर यूज किया होगा सिस्टम ऑटोमेटिकली शो करा देता है। यहाँ पे मैं इसे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा सिस्टम ने मुझे इसकी वार्निंग दे दी है। ये बेसिकली मुझे सिस्टम वार्निंग दे रहा है कि इसकी जो ड्यू डेट है वो पास्ट में है। और जैसे ही मैंने इसे दोबारा एंटर किया तो सिस्टम ने उस इनवॉइस को ओके कर दिया। उसके बाद ये कुछ टैब्स हैं, पेमेंट के टैब हैं जहाँ से बेसलाइन डेट आपकी आइडेंटिफाई होती है कि
उसके बाद डिटेल का टैब है, टैक्स का टैब है आपके पास, विद होल्डिंग टैक्स का टैब है अगर वेंडर पे कोई विद होल्डिंग टैक्स लगी हुई है या इस तरह की चीजें। अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल बेसिक चीज है आपकी। उसके बाद सिंपली हम इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने से पहले सिमुलेट करके देख सकते हैं कि एक्चुअली में सिस्टम एंट्रीज क्या परफॉर्म करेगा। तो मैंने सिमुलेट किया, सिस्टम ने मुझे दिखा दिया कि वो क्रेडिट आपका ऑडिटर कर देगा और डेबिट आपका ऑडिट फी कर देगा इस अमाउंट से। सिंपली आपकी ये ट्रांजेक्शन मेरी ओके है, तो इसको मैं यहाँ से पोस्ट कर दूँ और ये आपने देखा ये एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया आपका। ये डॉक्यूमेंट नंबर बेसिकली लिंक कर रहा होता है डॉक्यूमेंट टाइप के। डॉक्यूमेंट टाइप्स के बीच हम नंबर रेंजेस दे देते हैं, उसके थ्रू जब आप ये डॉक्यूमेंट टाइप लगाएंगे, केआर लगाएंगे तो ये नंबर आएगा, ए बी लगेगा तो आपका कोई और नंबर आएगा। और हर डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो स्पेसिफिक यूज के लिए यूज होती है। जैसे यहाँ पे वेंडर इनवॉइस की हम केआर यूज कर रहे हैं। ओके, अब मैं इसी डॉक्यूमेंट को अगर व्यू करना चाहता हूँ तो मैं NFP03, ये मेरा डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, मेरा कंपनी कोड आ गया उसके लिए। ओके, ये देखिए मेरी वो इनवॉइस ओपन हो गई है कि जो कि मैंने अभी पोस्ट की है। एक दफ़ा इनवॉइस पोस्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती हैं जो आप सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं जीएल नहीं चेंज कर सकता हूँ, मैं अमाउंट नहीं चेंज कर सकता हूँ। हाँ, मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट नॉट टैक्स, इट टेक्स्ट। ये लाइन आइटम का जो टेक्स्ट होगा मैं वो टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ये वेंडर के लेजर में कैसे इनवॉइस शो हो रही होगी। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखें इसकी पोस्टिंग डेट है 2 मई। सो FPL1N, ये वेंडर का अगर हमें लेजर देखना है, Control N, FPL1, ये देखिए वेंडर का लाइन आइटम डिस्प्ले ओपन हो गया। यहाँ पे मुझे अपना वेंडर एंटर करना है। मैं अपने वेंडर को सर्च कर लेता हूँ, सर्च कर लिया। अब ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रही है, मल्टीपल वेंडर भी सर्च हो सकते हैं, ये ओपन आइटम है। ओपन आइटम मींस कि अभी इसकी पेमेंट नहीं हुई है। क्लियर आइटम्स में अगर मैं टिक करूंगा तो सिस्टम मुझे बहुत सारे आइटम दिखा देगा जो क्लियर हो चुकी हैं। अगर इनवॉइस है, इनवॉइस की जब पेमेंट होती है उसके बाद वो क्लियर होती है, और ऑल आइटम के अंदर मुझे सारी आइटम्स नजर आएंगी। उसके बाद अगर मैं इसी के अंदर ही मैं नॉर्मल आइटम है, स्पेशल जीएल ट्रांजेक्शन, बेसिकली एडवांसेस के केस में हम लोग स्पेशल जीएल यूज करते हैं। आगे इंशाल्लाह चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल जीएल कैसे यूज होते हैं। नोटेड आइटम कुछ हम यूज करते हैं, जैसे सिर्फ नोट, सिस्टम एक नोट करने के लिए कि सपोज हमने ऑडिट फी 20,000 देनी है तो हम एक नोटेड आइटम सिस्टम में बना सकते हैं, उसकी एक अलग ट्रांजेक्शन होगी, उसके थ्रू आती है। पार्क आइटम वो आइटम जो कि अभी पोस्ट नहीं हुई है, सिर्फ पार्क हुई है सिस्टम के अंदर। और कस्टमर आइटम्स आपकी बेसिकली अगर एक वेंडर है आपका, वो प्रोबेबली कस्टमर भी हो सकता है, तो उस सिनेरियो के लिए आप ये टिक्स यहाँ पे चूज करते हैं। ओके, अगर मैं सेकंड में को देखना चाहता हूँ मेरा कितना पेएबल आउटस्टैंडिंग है ऑडिटर का, तो मैं इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो मुझे सिस्टम बता रहा है 5,000 आपका पेएबल है। और अगर मैं सपोज करें इसको देखता हूँ कि मेरा 30 अप्रैल को कितना था, सिस्टम मुझे कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, सिर्फ मेरा नो आइटम सिलेक्टेड, बिकॉज मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोस्टिंग डेट। मैंने उसकी जो पोस्टिंग डेट है वो मैंने डाली है 2 मई। सो इसको मैं दोबारा रिमूव करके यहाँ पे मैं 2 मई डालता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये आपको मेरा 5,000 पेएबल आउटस्टैंडिंग में नजर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है इसकी पेमेंट का। जैसी इसकी पेमेंट होती है ये ओपन आइटम से क्लियर हो गया, क्लियर आइटम में चला जाता है। जैसे अभी आपको यहाँ पे साइन नजर आ रहा है ओपन का, जैसी इसकी क्लियर हो जाएगी, इसकी पेमेंट हो जाएगी, ये यहाँ से ग्रीन हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये एंट्री व्यू है इस डॉक्यूमेंट का, जिसके अंदर वेंडर क्रेडिट हो गया है, डेबिट आपका ऑडिटर हो गया है। इसका जनरल लेजर व्यू क्या है? जनरल लेजर व्यू बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास सपोज करें सिस्टम में 10,000 वेंडर्स हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर आपकी 10,000 वेंडर नहीं शो हो सकते हैं। वो बेसिकली क्लब हुए होंगे, आपका फॉरेन पेएबल कितना है, आपका लोकल पेएबल कितना है, आपका रॉ मटेरियल पेएबल कितना है, आपका स्पेयर पार्ट पेएबल कितना है। एसएपी के अंदर भी यही चीज कैसे कैटर होती है, वो आपके रिकंसिलेशन अकाउंट होते हैं बेसिकली, जो हर वेंडर के पीछे लगते हैं। जैसे इस वेंडर के पीछे जो रिकंसिलेशन अकाउंट लगा हुआ है आपका, वो लगा हुआ है सप्लायर रॉ मटेरियल। फ्रंट पे आपको ये वेंडर ही नजर आ रहा है,
वेंडर की आपकी जो लाइबिलिटी है, ये यहाँ पे आपकी जो वेंडर की लाइबिलिटी है वो आपकी क्रेडिट हो रही है, लेकिन बैक एंड पे जो क्रेडिट हो रहा है वो आपका ये जीएल हो रहा है, जो कि बैलेंस शीट का जीएल है। सो इस तरह रन टाइम पे आपकी बैलेंस शीट भी अपडेट होती रहती है और आपके सब लेजर जो होते हैं वो भी अपडेट होते हैं। सो ये एक बेसिक सी डिमॉन्स्ट्रेशन थी रिलेटेड एसएपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हाउ यू कैन पोस्ट इनवॉइस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेरी बेसिक। इसमें कोई टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी होल्डिंग टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ही बेसिक ये डेमोन्स्ट्रेशन है। मैंने अपनी एफर्ट की है आप लोगों को मैं बता सकूं, समझा सकूं कि जिन्होंने एसपी देखा नहीं है और वो एसपी देखना चाहते हैं। सो एक ये मेरी तरफ से एफर्ट है आप सब लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप कोई और प्रोसेस देखना चाहते हैं तो मुझे उस प्रोसेस के बारे में बताएं। आप इस प्रोसेस को आगे फर्दर देखना चाहते हैं तो मुझे उसके बारे में बताएं। और आपका कोई भी किसी भी किस्म का फीडबैक है कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ तो लाजमी मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, खुदा हाफिज।